अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोकस ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक की सीरीज़। जो एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक जारी करी है उसको हम सीरीज़ वाइज एक एक चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में जो है इसके पीडीएफ नोट्स भी मैं देता जा रहा हूँ, ताकि जो सॉल्यूशंस जैसा बोर्ड्स में आपको लिखना है इन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल उस पैटर्न के अंदर मैंने पीडीएफ बना ली है। मैं पीडीएफ के अंदर आपको दे दूंगा, तो आप बिल्कुल वैसे ही लर्न कर लीजिए, वैसे ही समझ लीजिए और बोर्ड्स में बिल्कुल वैसे ही लिख कर आइए। ठीक है, तो आज जो है हम कहाँ तक कवर कर लेंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव्स सारे ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 मार्क वाले क्वेश्चन सारे ले लेंगे, फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि एक तो अच्छे से वीडियो को देखना है। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आती, कहीं डाउट होता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अपने डाउट को क्लियर करिए। अगर फिर भी कोई डाउट कहीं पर आता है तो कमेंट कर बताइए, इंशाल्लाह मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा फिर। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि जो ये इस वीडियो में मैं 3 मार्क वाले क्वेश्चंस तक कवर कर दूंगा, तो उन क्वेश्चंस 3 मार्क वाले क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आप आज या कल में, यानी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अच्छे से रिवाइज़ कर लें, लर्न कर लें, याद कर लें, ताकि वो आपका एक बार में अच्छे से याद हो जाए। ऐसा मत करें कि अभी तो पहले चैप्टर है, पहली वीडियो है, 3-4 आ जाएं फिर पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, फिर वो इकट्ठा होता चला जाएगा और इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास कि फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। ठीक है, इसमें से एमपी बोर्ड कहता है कि 80 to 85% जो है वो एग्ज़ाम्स में इन्हीं में से आएगा। ठीक है, बाकी 15% जो होंगे आपके 15% या 20% क्वेश्चन वो कुछ अलग होंगे। तो जो 80 से 85 अगर बनाना चाहते हैं तो वो इसको अच्छे से कर लें, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें। ठीक है, ताकि वो क्लियर कर पाएँ, और जो पूरा चाहते हैं वो पूरा सिलेबस पढ़ें। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन बैंक के अंदर। क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 कौन सा था हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये चैप्टर 1 है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के पास भी ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ को आप निकाल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोलता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलीज फ्रॉम यूनिट कैटाइन इन एयर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें, कह रहे हैं वैल्यू बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कि एक यूनिट कैटाइन एयर के अंदर रिलीज़ करे। सबसे पहले तो कैटाइन क्या होता है, तो कैटाइन केमिस्ट्री से आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। कैटाइन क्या होता है, एन आयन विथ पॉजिटिव चार्ज, एन आयन विथ पॉजिटिव चार्ज। एक आयन होता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो गॉस ने दिया था वो कहा था 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज। 1/ε0 द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो ये गॉस ने हमें दिया था फ्लक्स का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक कैटाइन एयर के अंदर कितना फ्लक्स जनरेट करेगा, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकालेगा, वो बताना है। तो देखिए φE यानी 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यहाँ Q की वैल्यू कितनी है, 1। तो हम यहाँ पर देखें तो φE इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स इंटू
चार्ज कितना है 1, तो फाई ई कितना हो गया, फाई ई हो गया 1/ε0। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर जो है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है 1/ε0। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ε0 इज़। ठीक है, सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ε0 की यूनिट। ठीक, चलिए तो ε0 की यूनिट हम यहाँ पर देखें तो ε0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है। तो देखिए हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, अभी आगे आ भी रहा है, कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ठीक है, ये हमारा था। अब मुझे यहाँ पर ε0 की वैल्यू निकालना है, ε0 की यूनिट निकालना है। ये ε0 जो है मुझे यहाँ पर इसकी यूनिट पता करना है। तो देखिए आपको सिखाया था कैसे करते हैं ε0 की, अगर आपको यूनिट पता करना है यहाँ पर, तो देखिए ε0 को यहाँ पर ले जाएं, बाकी सारी चीज़ों को वहाँ पर। तो देखिए ε0 यहाँ पर डिवीज़न में, यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ε0 ऊपर आ गया, f नीचे चला गया, तो 1/4π यहाँ बचा। ठीक है, ε0 डिवीज़न में था, वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में, ये f यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके डिवीज़न में, तो ये हो गया Q1 × Q2/f × r²। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ε0 की यूनिट यानी SI यूनिट आपको यहीं से मिल जाएगी। कैसे भाई, 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। अब ज़रा ध्यान दें, तो ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखें तो Q1 और Q2, तो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। तो कितने चार्ज जैसे 2, तो कूलम इंटू कूलम, तो कूलम का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ये न्यूटन। और आर क्या होता है, डिस्टेंस, काय में होता है, मीटर में। तो कितने, 2 हैं आपका, आर का स्क्वायर है, तो 1 आर मीटर, तो 2 आर का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। तो हमारी ε0 की जो SI यूनिट आई वो आई कूलम स्क्वायर/न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कूलम स्क्वायर/न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है सेकंड का। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पे। ठीक है, थर्ड MCQ कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। ठीक है, थर्ड MCQ पे आ जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ठीक, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हालांकि हम डिस्कस करेंगे आगे अभी क्वेश्चन में। ठीक है, अभी तो हम ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स/चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा था, किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स कितनी होती है, F = QE। ठीक है, F = QE। वहीं से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला। Q यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके डिवीज़न में, तो E = F/Q। ठीक है, बस यहीं से इसकी SI यूनिट निकल कर आ जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट निकालना है, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट निकालना है, तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट जो है वो कितनी है, न्यूटन पर कूलम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो थर्ड में द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ न्यूटन पर कूलम, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए फोर्थ वाला हम देखें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये भी हम पढ़ चुके हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो सबसे पहले हमें क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है, Q = ±NE होता है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो Q = -NE। ठीक है, ये होता है।
खैर हम प्लस माइनस नहीं भी करें तो चलेगा, चलिए Q इक्वल्स टू एन ई ये होता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखें, मुझे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से n का फॉर्मूला बनाऊँ तो n का फॉर्मूला होगा Q अपॉन ई। ठीक है, अब मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, अगर मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 1 कूलम चार्ज में, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो ये तो 1 हो गया। और नीचे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ये भी कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट थोड़ी होगी। ठीक है, आगे देखें n इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये आप चाहें तो पॉइंट हटा लें, तो पॉइंट हटाया तो ऊपर हो गया 10/16 और ये 10⁻⁻19 यहाँ डिवीज़न में है, ऊपर जाके प्लस मल्टीप्लिकेशन में, माइनस में पावर, ऊपर जाके काय में हो जाएगी पावर प्लस में। ठीक, अब आपके पास ये 10/16 है, 2 5 ज़ 10, 2 8 ज़ 16। ठीक है, n इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5/8 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए 6, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा फाइनल वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में, 6.25 इंटू 10⁻18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाले ऑब्जेक्टिव का सी ऑप्शन करेक्ट है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाले पे आ जाए, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पे। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R वुड बी। ठीक है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, किसी Q पॉइंट की वजह से कोई Q पॉइंट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अगर कुछ R डिस्टेंस पर। ठीक है, तो उसके लिए हमें बताना है। अब देखिए, हमने इसकी डेरिवेशन भी करी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज रखा है Q और कुछ R डिस्टेंस पे कोई एक यूनिट चार्ज बैठा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बैठा है कुछ R डिस्टेंस पे, तो ये Q कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 पे जनरेट करेगा। हमने इसका रिज़ल्ट निकाला था E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन जितना भी इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और यूनिट क्या होती थी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये होती थी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑप्शन में कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक इज़, ये जो बीच में है ना ये है अल्फ़ा। ठीक है, ये बीच में जो है अल्फ़ा है। पहले कह रहे हैं ई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर, नहीं, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/। अब आप यहाँ ध्यान दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यानी रेडियस पे, सॉरी डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली। जितना डिस्टेंस कम करेंगे ताकत उतनी ज़्यादा लगाएगा ये, है ना, और जितना डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतनी ये Q कम ताकत लगाएगा उस Q0 पे। ठीक है, कम इंटेंसिटी। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका है बी वाला। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, चलिए सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये हमारा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव में द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूलेज हमने पढ़े हैं 11th क्लास में, कैसे बनते हैं वो भी है। चलिए देख लेते हैं चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले तो चार्ज का फार्मूला क्या होता है, तो चार्ज का फार्मूला होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज का फार्मूला करंट इनटू टाइम, यानी Q का फार्मूला होता है I इंटू टी। अब देखिए चार्ज का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो इनकी SI यूनिट निकाल लीजिए। करंट काय में मेजर होता है एम्पेयर में, और टाइम काय में मेजर होता है टी में,
है ना। तो चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, वो कितना आ गया, AT। तो ऐसे बॉक्स में अगर लिखा हो तो बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो खाली AT। तो यहाँ खाली AT लिखा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C ऑप्शन करेक्ट है, AT। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, यानी एम्पेयर इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम फार्मूला होता है, करंट की SI यूनिट एम्पेयर, टाइम की SI यूनिट टाइम ही होती है। ठीक है, यानी चलिए, तो टाइम यानी डायमेंशंस में टाइम को T से ही रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये AT हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। कितने थे, 6 ऑब्जेक्टिव्स थे, पूरे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने एक एक का आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो मार्क कर लीजिएगा इन्हें, मैंने पहले भी सेंड कर चुका हूँ एक बार। अब आ जाते हैं हम 3 मार्क वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, 3 मार्क वाले क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो 3 मार्क वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 3 मार्क क्वेश्चंस। चलिए, 3 मार्क क्वेश्चन में हम सबसे पहले व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम कई सारी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टीज़ पूछी है। ठीक है, तो कई सारी हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये कहती है, हमने पढ़ा भी था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज अगर किसी सिस्टम में कई सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 + 2 कूलम का, एक चार्ज है Q2 -5 कूलम का, एक चार्ज है Q3 + 10 कूलम का, और एक चार्ज है Q4 6 कूलम का। ठीक है, +6 कूलम का। तो अगर किसी सिस्टम में कई सारे चार्जेस है, n नंबर ऑफ़ चार्जेस है, मैंने तो 4 ही चार्जेस ले लिए, 4 ले लिए, तो अगर n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि हम चार्जेस को अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अलजेब्रिकली कैसे, जैसे आपने मैथ्स में 10th क्लास में सीखा है कैसे। अब अगर मुझे इन चार्जेस को ऐड करना है, तो देखिए, यहाँ जो टोटल चार्ज होगा मैं उसे Q कह लूँ, तो टोटल चार्ज क्या होगा, वो होगा Q1 + Q2 + Q3 + Q4। ठीक है, Q1 देखें तो कितना है, +2 कूलम। ठीक है, उसके बाद Q2 देखें तो कितना है, -5 कूलम। फिर Q3 हम देखें तो कितना है, +10 कूलम। और Q4 अगर हम देखें तो वो है +6 कूलम। ठीक है, +6 कूलम, ये हो गया। अब देखिए, अलजेब्रिकली ऐड करना, यानी इन नंबर्स को अलजेब्रिकली ऐड करना, यूनिट तो सबकी कॉमन है। चलिए, तो देखें, 2 +- -5 ++ 10 ++ 6, और ये तो हमारी लास्ट में यूनिट है कूलम। तो अब हम यहाँ पर देखें, +- 5 में से 2 गए, -3 बचे, +10 + 6 हो गया 16 कूलम। ठीक है, +- 16 में से 3 गए तो आपके 13 बचे, प्लस का 13 कूलम, यानी उस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना होगा, 13 कूलम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, जैसे 10th क्लास में हमने सीखा था। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखी, ठीक समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, कमेंट करके पूछना कोई डाउट हो तो। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी आपने वो भी पढ़ी हुई है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है वो देख लेते हैं। तो भाई दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने पढ़ी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, बड़ी फेमस होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, सब देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि दुनिया में किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल वैल्यू में ही होगा। ठीक है, दुनिया में चार्ज हमेशा
जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल वैल्यू में ही होगा, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल वैल्यू का मतलब इंटीजर मल्टीपल वैल्यू में ही होगा। इंटीजर मल्टीपल वैल्यू का मतलब जब भी कभी किसी बॉडी पे आप चार्ज देखेंगे तो वो होगा या तो +1 कूलम या फिर -1 कूलम, +2 कूलम या -2 कूलम, +3 कूलम या -3 कूलम, ठीक है। यानी नंबर लाइन आपने पढ़ा 7th क्लास में भाई, एक नंबर लाइन पे बीच में सेंटर में 0, यहाँ सारे पॉजिटिव आते हैं 1 2 3 4, यहाँ सारे नेगेटिव आते हैं -1 -2 -3। तो ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर्स जो हैं हमेशा उसी फॉर्म में चार्जेस होंगे, यानी 1 कूलम 2 कूलम 3 4 5 6 7 8 9 10,000 कूलम 5,000, यानी एक नेचुरल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के फॉर्म में होंगे। कभी भी चार्ज डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा कि आप देखो कि सब चार्ज किसी बॉडी पे है 2/3 कूलम +2/3 या -2/3 कूलम, या फिर ले लें 2.5 कूलम या -2.5 कूलम। ऐसा कभी भी चार्ज ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल वैल्यू में होता है, यानी फिक्स नंबर्स में होता है, या तो प्लस में। अब वो डिपेंड करता है कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है तो प्लस में होगा, माइनस चार्ज है तो माइनस में होगा, लेकिन हमेशा इंटीजर मल्टीपल वैल्यू में होगा, ठीक है। ये है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी वो भी हमने देखी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखें, तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी, क्या थी? तीसरी प्रॉपर्टी थी है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये भी आपने पढ़ा है। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही कोई ख़त्म करना चाहे तो इसे ख़त्म कर सकता है, ना ही किसी लैब में ये बनाया जा सकता है, ना ही किसी लैब में ये ख़त्म करा जा सकता है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तीसरी प्रॉपर्टी। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक होती हैं। आपको यही 3 प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में लिखना है। मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से जो मैंने समझाया वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी और होती हैं, बाई चांस अगर आप ये भूल जाएं तो और भी प्रॉपर्टी होती है भाई। 4th प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस, ये भी मैंने नोट्स में लिख दिया। लाइक चार्जेस जो होते हैं आपको पता है, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, ठीक है। एंड अनलाइक चार्जेस, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने देखा, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। नेगेटिव चार्जेस के बीच में भी क्या होता है? रिपल्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और भी है जो मैंने बताई, चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, यानी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। हमने इस प्रॉपर्टी को मैटर में नहीं डाला, ये प्रॉपर्टी हमें मैटर में देखने को नेचुरली मिली। जिस तरह से मास, मैटर के अंदर मास भी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है भाई। मास हमने थोड़ी डाला है, मास उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो ऑलरेडी कंटेन करता है, नेचुरली कंटेन करता है। तो जिस तरह से किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास है, उसी तरह से चार्ज भी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसलिए ना ही इसे ख़त्म कर सकते, ना ही इसे बना। चलिए
तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा पूरा हो गया है, तो मैंने नोट्स में ही लिख दिए हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दी। दूसरा क्वेश्चन 3 मार्क में, स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑन दिस बेसिस डिफाइंड यूनिट चार्ज, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द लॉ टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखें तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वही कूलम्स लॉ कहलाता है। बच्चों को कई कन्फ्यूजन होता है इसमें कि भाई कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ अलग चीज़ है, कूलम्स लॉ अलग चीज़ है। तो कूलम्स लॉ और कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ये एक ही चीज़ है, ठीक है, चाहे कूलम्स लॉ लिखा हुआ है या कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखा हुआ है, आपको एक ही चीज़ करना है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। एक सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम तीनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं स्टेट कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, तो देखिए हमने पढ़ा है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस रखें, ठीक है, कूलम में से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि दो चार्जेस अगर कुछ दूरी पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, अब चाहे वो लाइक चार्जेस हों या चाहे वो अनलाइक चार्जेस हों, ठीक है, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो उन दोनों के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी उसका उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी उसका उन्होंने एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, तो इन्होंने कूलम्स ने कहा अकॉर्डिंग टू, जो नोट्स में लिखा है स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटमेंट है और ये नोट्स में लिखा हुआ है। अब देखिए उसी स्टेटमेंट में नीचे हमें उनका मैथमेटिकल फॉर्म भी देना है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म देना है। मैथमेटिकली हम बताएं अगर, तो कूलम ने 2 बातें कही। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कूलम ने 2 बात कही। पहली बात ये कही कि भाई अगर आप जो फोर्स लग रही होगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ डायग्राम बना लूँ तो भाई एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, अब ये कैसे भी नेचर के हो, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। तो कॉलम ने यहाँ 2 बातें कही कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रही होगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड के, यानी वैल्यू के, जितने कूलम का ये है जितने कूलम का वो है, यानी Q1 इंटू Q2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसको उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन कहा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रही होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जितना डिस्टेंस कम करोगे फोर्स उतनी ज़्यादा और जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स उतनी कम। ठीक है, ये उन्होंने दूसरी बात कही। जब दोनों बातों को कंबाइन करा तो ये आया F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, K कह लो या A कह लो, जैसी मर्ज़ी, A कह लो ज़्यादा बेहतर है, मैंने नोट्स में K लिखा है, आप A भी कह सकते हो K भी कह सकते हो, मैं A कह देता हूँ। A Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ पर ये A की जो वैल्यू है, ये A की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, यानी ये एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो A की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। ठीक है, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आपकी A की वैल्यू, A क्या है वो कांस्टेंट, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर ये कांस्टेंट जनरेट हुआ जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा। ठीक है, अब ये 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, तो अगर हम फिर से कूलम्स लॉ लिखें तो इस वैल्यू को पुट कर दें तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट न्यूटन। ठीक है, और यहाँ से 4 पाई एप्साइलन नॉट को जब कैलकुलेट करा, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट की जब वैल्यू कैलकुलेट करी तो 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट की वैल्यू जो आई वही 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यूनिट आप देख लेना, आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्साइलन नॉट की यूनिट आपको पता ही। ठीक है, तो 4 पाई एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू आई वो आई 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये चीज़ थी।
यही आपका कूलम्स लॉ होता है। यानी कूलम्स लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R² न्यूटन। ये हो गई। तो ये वो फोर्स थी। आप यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू पुट कर दीजिए, चार्जेस कितने दूरी पर रखें वो पुट कर दीजिए, आपके हाथ में फोर्स आ जाएगी कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। अब नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा वो डिपेंड करेगा, ये चार्जेस कैसे, मान लीजिए ये पॉजिटिव तो कैसी फोर्स, रिपल्सिव, ये नेगेटिव तब भी कैसी फोर्स, रिपल्सिव, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तब फोर्स कैसी, अट्रैक्टिव। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया, स्ट्रेट कूलम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आगे उन्होंने कहा है ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पे यूनिट चार्ज डिफाइन करिए। ठीक है, इसी बेसिस पे यूनिट चार्ज डिफाइन करिए। तो यूनिट चार्ज देखिए क्या होता है। चलिए, तो यूनिट चार्ज देखिए। तो भाई देखिए, हमें पता है कि कूलम्स लॉ कहता है F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन। ये कहता है कूलम्स लॉ। अब इसमें हम कुछ लेट कर लें तो हम पढ़ लें ये इसी का सेकंड पार्ट, यूनिट चार्ज। ठीक है, लेट कर लें कि साहब Q1 जो है वो Q2 के बराबर है और ये दोनों ही Q के बराबर हैं और दोनों ही की वैल्यू 1 कूलम है। ठीक है, और साथ में हम मान लें कि जो डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में है वो कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, और एक चीज़ और कंसिडर कर लें कि जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है, ज़रा इन वैल्यूज़ को हम पुट करें तो देखिए F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 भी 1 Q2 भी 1, इनके बीच का डिस्टेंस भी 1। ठीक है, चाहे तो यहाँ डायग्राम बना लें, ये भी 1 कूलम का, ये भी 1 कूलम का, इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का। ठीक है, चलिए यहाँ न्यूटन। तब आप देखें ज़रा, F इक्वल्स टू 9 × 10⁹, ये 1 1 = 1 अपॉन 1 न्यूटन। यानी फाइनली मैं ये कह सकता हूँ फोर्स आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, ये हमारी फोर्स आ गई। अब देखिए यूनिट चार्ज यहाँ पर क्या कहता है, नीचे नोट्स में लाइन लिखी हुई है, 2-3 लाइनें हैं, वो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं कि यूनिट चार्ज का, यूनिट मतलब क्या होता है, 1। यानी यूनिटी चार्ज क्या होता है कि जब आपने दोनों चार्जेस को यूनिटी ले लिया। ठीक है, जब आपने दोनों चार्जेस को यूनिटी ले लिया और उनके बीच का डिस्टेंस भी आपने यूनिटी ले लिया, यानी 1 ले लिया, 1 मीटर, उस वक्त जो फोर्स आपकी दो चार्जेस के बीच में आती है वो 1/4πε0 के बराबर होती है, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर होती है। बस इसी को यूनिट चार्ज कहा जाता है। ठीक है, कि जब आप सारे पैरामीटर्स को यूनिटी ले लें, उस वक्त जो फोर्स आपकी दो चार्जेस के बीच में आती है वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन। ये फिक्स्ड है। ठीक, समझ में आया, ये हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट, ठीक है, तो लिख लेना आप लोग, चलिए नोट्स में लिखा भी हुआ है। अब इसका तीसरा पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट कह रहा है लॉ कब एप्लीकेबल है। ठीक है, लॉ कब एप्लीकेबल है, तो देखिए ये हमने पढ़ा हुआ लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो लिमिटेशंस लिख देता हूँ या एप्लीकेबिलिटी लिखूँ, एक ही बात है। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। तो भाई सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहली कि इट इज़ एप्लीकेबल only for पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। यानी चार्जेस कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस, स्फेरिकल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। दूसरा क्या है, दूसरा लिमिटेशन है चार्जेस
चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, मस्ट बी एट रेस्ट, चार्जेस का रेस्ट पे होना ज़रूरी है, तभी कुलम्स लॉ यानी F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये तभी लगेगा जब आपके चार्जेस कैसे हों, रेस्ट पर हों। तीसरा जो लिमिटेशन है वो ये है कि कुलम्स लॉ सिर्फ आपका तभी एप्लीकेबल है, ठीक है, कुलम्स लॉ आपका तभी एप्लीकेबल है जब आपका क्या हो, जब आपकी जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस की रेंज हो, जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस की रेंज हो वो 1 किलोमीटर, सॉरी, चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस की रेंज हो वो 10⁻³ मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक हो, ठीक है, 10⁻³ से लेके 1 किलोमीटर के बीच की रेंज हो, तभी आपका कुलम्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सॉरी 10⁻⁻15 10⁻⁻15 मीटर से लेके, यानी इतने छोटे डिस्टेंस से लेके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अगर चार्जेस आपके रखे हुए हैं तो ही वो आपके तो ही उन पे कुलम्स लॉ लग सकता है। इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे या इससे कम डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं तो कुलम्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन 3 मार्क्स में दिया है तो हमें इतना करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने लिख दिया है नोट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर देखें, चलिए तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो नोट्स में आपकी लिखी हुई है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है, किसी चार्ज से निकलने वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ठीक है, जो स्मूथ कर्व्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं, और किसी नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, किसी नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। वैसे तो बहुत होती हैं, 15-20 होती हैं, लेकिन हमें 3 मार्क्स में दिया है तो बस 3-4 लिख देंगे, बहुत काफ़ी हैं, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। दूसरा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, कोई मुझसे किसी पॉइंट पे पूछे कि बताओ भाई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछे इस पॉइंट पे बताओ ठीक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी अगर कोई Q0 चार्ज, कोई चूहा चार्ज यहाँ पर आके बैठ जाए तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, यानी जो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो गई इसका मतलब कि उस पर जो फोर्स लगेगी, यानी जो Q0 चार्ज यहाँ आके बैठेगा उस पर इस तरफ फोर्स लगेगी, वो इस तरफ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसे इस तरफ धक्का देगी और वो इस डायरेक्शन में जाएगा। कोई पूछे यहाँ बता दो, यहाँ पर अगर Q0 चार्ज आएगा तो यहाँ एक टेंजेंट डाल दीजिए, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि आप कहीं भी अगर आपको टेंजेंट आप किसी पॉइंट पे डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, तो वो क्या बताता है आपको, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने लिखा है नोट्स में, 2 लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, 2 लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। मान लीजिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अब यहाँ से निकल रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ठीक है।
तो दो कभी भी ये बहुत ज़्यादा होंगी, करोड़ों होंगी, हज़ारों होंगी, लाखों होंगी, लेकिन कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। क्यों नहीं टकराएंगी? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टकरा गई, मान लीजिए कोई दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये टकरा गई यहाँ पर, और ये जो जा रही है ये भी टकरा गई, चलिए ये दोनों टकरा गई, आप देखिए इस पॉइंट पे टकरा गई। अब इस पॉइंट पे अगर कोई मुझसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, कि अगर इस पॉइंट पे जहाँ ये टकराई हैं यहाँ अगर चार्ज आएगा, कोई चूहा चार्ज आया Q0 चार्ज, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ टेंजेंट ऐसे भी बन रही है, ठीक है, यहाँ टेंजेंट ऐसे भी बन रही है और ऐसे भी बन रही है, मैं बना के बताऊँ, ठीक है, टेंजेंट ऐसे भी बन रही है और एक ऐसे भी बन रही है, ठीक है। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में नहीं टकराती। तीसरा है लाइंस, फोर्थ है लाइंस ऑफ फोर्स ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दिस डेमॉन्स्ट्रेट्स वाई अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं चाहें तो, 5 पॉइंट हो रहा है इसके अंदर, हमें बस मैक्सिमम 4 लिखना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि लाइंस ऑफ फोर्स जब दो अनलाइक चार्जेस रखे हों, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं, क्या लिखा है, लाइंस ऑफ फोर्स ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, कोशिश करती हैं, ये देखिए ये निकली, कोशिश करती हैं कि वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। लॉन्गिट्यूडनली यानी जैसे ये है, एक ये है, एक ये, ठीक है, एक ये बना लेते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए यानी बिल्कुल एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिकुड़ जाए, पास पास आ जाए और फिर वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएं, ठीक है। अगर दो अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलेंगी तो वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज के पास जाएंगी, क्योंकि सभी जाना चाहेंगे किसके पास, नेगेटिव के पास। लेकिन अगर दो पॉजिटिव चार्ज हुए, अब यहाँ क्या होता है, तो देखिए लाइंस ऑफ फोर्स निकली, तो लाइंस ऑफ फोर्स निकली, ठीक है, यहाँ से भी लाइंस ऑफ फोर्स निकली, यहाँ से भी लाइंस ऑफ फोर्स निकली, लेकिन होगा क्या, ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स, इनके बीच में होगा रिपल्शन, तो ये यहाँ आके यूँ मुड़ जाएगी और ये यहाँ आके यूँ मुड़ जाएगी, ये यहाँ आके यूँ मुड़ जाएगी, यहाँ आके यूँ मुड़ जाएगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे में इनमें रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी सिकुड़ती हैं और एक ही लाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। उसके बाद 5th पॉइंट है दे आर एमिटेड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, एक 5th पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, 5th पॉइंट कह रहा है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसके अंदर चार्ज है, तो इस कंडक्टर से लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर निकलेंगी, लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा 90 डिग्री पर निकलेंगी। दे आर एमिटेड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड नॉर्मली। अब मान लीजिए कोई दूसरी बॉडी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये निकली तो 90 डिग्री पे और ये घूम के गई और इंटर भी कितने डिग्री पे होंगी, 90 डिग्री पे, ये गई और घूम के यहाँ पर ये आई तो 90 डिग्री पे। यानी कोई दो बॉडीज़ अगर हैं, पॉजिटिव चार्ज है एक के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी से लाइंस ऑफ फोर्स 90 डिग्री पे निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी में 90 डिग्री पर ही एंटर होंगी, ठीक है। यानी जब एंड होंगी, जब ख़त्म होंगी, तब भी वो 90 डिग्री के एंगल पर ही होंगी, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर ही होंगी, ठीक। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये 3rd क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसकी एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये होना चाहिए था व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द, ड्यू टू अ फोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द सोर्स चार्ज defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। चलिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें, एक मिनट, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलें, एक ही बात है, ठीक है। दोनों को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो कैपिटल ई से करा जाता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ई वेक्टर, ठीक है। तो मैंने लिखवा दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब कोई चार्ज आपका, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने आसपास क्या बना लेता है, एक रीजन बना लेता है चारों तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने आसपास एक रीजन बना लेता है, ठीक है। इसी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इस रीजन को हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस रीजन के अंदर कोई भी, अगर मुझे ये डिटेक्ट करना है कि ये जो चार्ज ने ये जो रीजन बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाई है, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए मुझे क्यू नॉट चार्ज को लेकर आना पड़ेगा। क्यू नॉट यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आपका इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इसकी बाउंड्री पे एंटर करेगा, तो हमें पता है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस होता है और ये भी पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के अंदर, यानी जैसे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यू नॉट आया, तो इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस क्यू नॉट छोटे से पॉजिटिव चार्ज को बाहर भगाएगा, एक फोर्स लगाएगा अपनी फील्ड से बाहर निकालने के लिए। तो ये क्यू नॉट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही होगी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को थपाड़ा मारा, ठीक है, एक स्लैब दिया, ठीक है, तो स्लैब दिया, तो जिसको स्लैब पड़ा, जिसको थपाड़ा पड़ा, वही बता सकता है कि कितना ज़्यादा ताकतवर था, कितना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला था, बहुत लाइट था या बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वो बता सकता है। तो ये क्यू नॉट हमें बताएगा, जब क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगेगी, ये लगाएगा क्यू नॉट पे, जब क्यू नॉट पे फोर्स लगेगी तो जिसके ऊपर गुजरी वही बताएगा कि कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है। तो यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which the electric effect can be experienced by unit positive charge। या फिर मैंने जो आपको लिखवाया ये भी परफेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज की वजह से, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग, यहाँ की अलग, यहाँ की अलग, यहाँ की, ये जितना करीब आता जाएगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बता ही दिया, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला आ जाए, अभी हम ऑब्जेक्टिव में देख कर ही आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, जितनी लगी अपॉन जिस पे लगी, ठीक है। किस पे लगी फोर्स, क्यू नॉट पे, कितनी लगी, एफ लगी, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसकी एसआई यूनिट, तो देखिए फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो ये हो गई एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। इसके बाद आ जाएं, आपका है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमने देखा था। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और देख लेते हैं, ठीक है, फिर आज के लिए हम यहीं पर छोड़ेंगे। ये हमारे 3 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्क वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है, 5 मार्क वाले क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है। क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो कि किसी सरफेस से नॉर्मली निकल रही हूँ, पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस व्हेन हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई ई। ठीक है, चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, तो चारों दिशाओं में लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं। चलिए बाहर तक ले लेते हैं, ये निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, ये निकल रही हैं, ठीक है। चारों दिशाओं में और भी निकल रही होंगी, मैंने इतनी बना ली, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है, क्योंकि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जहाँ तक जाएंगी, ये जो चारों तरफ अब चार्ज के रीजन बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, तो ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो किसी सरफेस से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं नॉर्मली, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर, यानी किसी सरफेस से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्स जो कि परपेंडिकुलरली निकल रही हूँ। अब देखिए यहाँ कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो 90 डिग्री, सारी 90 डिग्री, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये चार्ज, ये एक स्लिट रखी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखें, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे भी निकल रही होंगी, कुछ ऐसे भी निकल रही होंगी, कुछ ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में उन्हीं लाइंस को काउंट करेंगे जो कि सरफेस, अब ये तो सरफेस से पास ही नहीं हुई और ये सरफेस से पास हुई, तो अदर देन 90 हो गई। तो हम सिर्फ उन्हीं लाइंस ऑफ फोर्स की काउंटिंग करेंगे जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर निकली, जो कि सरफेस से 90 डिग्री पर निकली। तो यहाँ का फ्लक्स 1 2 3, तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रिक, फाई फॉर फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो कि किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और इसका हमने यहाँ पर एक फार्मूला भी होता है, किसी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो एक तो गॉस ने दिया था, ठीक है, क्या दिया था गॉस ने, फाई ई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स दी टोटल चार्ज। लेकिन हम यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला होता है वो ये होता है, अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो वो होता है E डॉट S, ठीक है, E डॉट S, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर और जितना उस सरफेस का सरफेस एरिया है, जितने एरिया में से आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चेक करना है जो कि नॉर्मली निकल रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका सरफेस बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ी सरफेस में से हम छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, इतना सा, ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला होता है। यहाँ से आप लाइंस ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली निकल रही हैं। बाकी गॉस थ्योरम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो गॉस थ्योरम एक शॉर्टकट तरीका देगा कि लाइंस ऑफ फोर्स निकालने का, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए तो E डॉट ds। अब यहाँ पर हम देख लें SI यूनिट, भाई SI यूनिट देख लें, फ्लक्स का फॉर्मूला फाई E कितना, E डॉट S, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया काय में आता है, मीटर स्क्वायर में। तो फ्लक्स की जो SI यूनिट हो गई, SI यूनिट ऑफ फाई E वो हो गई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलिए तो ये आपके 3 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 3 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस
का एक्सप्लेनेशन कर दिया है। मैं पीडीएफ के नोट्स डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा और इन्हें लर्न कर लीजिए, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। 5 मार्क वाले क्वेश्चन आने से पहले ये आप अच्छे से इन्हें अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लीजिए। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए, इंशाल्लाह उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो घर के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो घर के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है तो बहुत सारे घर में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी आवाज़ें हैं, और हमारा घर बहुत ज़ू जैसा है, वो कई तरह के एनिमल्स हैं, कई तरह के जानवर हैं, तो उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। बाहर सब्ज़ी वाले जा रहे हैं, उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये थोड़े बहुत एक्सटर्नल नॉइस है, इनको नेगलेक्ट करके ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।